टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं, ये हमारा 8वां टेस्ट सीरीज होगा 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का। और आइए इससे शुरू करते हैं और इसका देखते हैं इसका पहला प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है कि बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। तो देख लीजिएगा, ये चालुक्य राजवंश की राजधानी थी, जो कि देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। चालुक्य राजवंश की राजधानी बादामी थी और इसके जो संस्थापक थे इस वंश के, यानी कि पुलकेशिन प्रथम थे। पुलकेशिन प्रथम ने, यानी कि बादामी, जिसे हम वतापी भी कहते हैं, यानी कि वतापी ही इसका नाम है, फिर इसे बादामी भी कहा गया, यानी कि वतापी में एक किला बनवाया था और उसे अपनी राजधानी बनाई थी। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चालुक्य राजवंश। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो इसका कौन सा स्थल अफगानिस्तान में था। तो सही जवाब यानी कि सोर्तगुई है। ये जो है कि अफगानिस्तान में स्थल था और ये जो है कि वहाँ की व्यापारिक बस्ती हुआ करती थी। तो इस तरीके से ऑप्शन 20 के लिए सही जवाब है। जबकि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था। काकतीय राजवंश द्वारा कौन सा किला बनवाया गया था। तो काकतीय राजवंश के द्वारा जो बनवाया गया किला था, यानी कि गोलकुंडा है, और इसे 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। और ये जो गोलकुंडा का जो किला है ये हैदराबाद में स्थित है। तो इस तरीके से काकतीय वंश की जो राजधानी कहाँ थी, तो वो वारंगल में थी। और काकतीय वंश के प्रथम स्वतंत्र राजा कौन थे, यानी जिसे हम प्रोलराज प्रथम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और इस युद्ध के समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, यानी कि, और इस युद्ध में, यानी कि 1526 में जो युद्ध हुआ था पानीपत का, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लगभग 320 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था। और इसका सही जवाब है, यानी कि गुप्त राजवंश ने भारत पर शासन किया था 320 ईस्वी से लेकर के 305 ईस्वी तक। गुप्त वंश, यानी कि गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिए थे। और जबकि गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई और इस वजह से गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, यानी कि गोल्डन एरा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। संगीत से संबंधित जो वेद हैं, यानी कि साम वेद हैं, जिसे साम वेद को हम गायन प्रधान वेद के नाम से भी जानते हैं, यानी कि उसे गाया जाता है। और इसमें जो है कि साम का अर्थ ही होता है संगीत अथवा गान, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। जबकि ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है और वेदों की कुल संख्या 4 है। अब इसका प्रश्न अगला देखते हैं अब कि प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, आत्माराम जो पांडुरंग थे, ये प्रार्थना समाज के ये संस्थापक थे। और इस समाज का उद्देश्य था प्रार्थना और सेवा के द्वारा ईश्वर की पूजा करना। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1867 में की गई थी। तो इस तरीके से हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है, ये बताना है। अकबर ने जो लड़ाई लड़ी थी, यानी कि हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी थी, जो कि अन्य की तुलना में सबसे नवीनतम है। और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी, यानी कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। और पराजित होने के बाद भी मेवाड़ के शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये भी इसकी मुख्य विशेषता है। यानी कि सही जवाब इसका हो जाएगा हल्दी घाटी की लड़ाई। देखिए, वीडियो ठीक ठाक चल रहा है, आप लोग उसे देख भी रहे हैं, लेकिन लाइक कम करते हैं। थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कमेंट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कुछ प्रश्न हो सकता है कि कुछ गलत ऑप्शन भी जा रहा है, ऐसा नहीं है ज़्यादातर में, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो आप सही जवाब उसका कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे कि बाकी लोग भी इसको जान जाएं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में कौन सा स्थल जो है कि स्थित है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो ये पाकिस्तान में स्थित है, देख लीजिए यहाँ से पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन में आप देखने से पता चलता है, यानी कि जितने भी जो स्थल यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शन में, ये सभी जो है कि पाकिस्तान में स्थित हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा, विक्रमादित्य यानी कि छठा, यानी कि षष्ठ जो है कि
ये विक्रमादित्य सिक्स की बात कर रहा है कि जिसके दरबारी कवि बिल्हण ने उनकी जीवनी लिखी थी, वे जो है कि किस राजवंश के शासक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी कि विक्रमादित्य जो षष्ठम थे, यानी कि वो जिनके दरबारी कवि बिल्हण ने उनकी जीवनी लिखी है, चालुक्य राजवंश के एक शासक थे, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट है कि रानी रुद्रमा देवी, ये अगला प्रश्न है कि रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से स्थित था। यह अगला प्रश्न है, यानी कि 81वां प्रश्न है। तो देखिए रानी रुद्रमा देवी जो थी, इनका संबंध जो है कहाँ से था, तो ये काकतीय राजवंश से इनका संबंध था, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। ये काफ़ी बार ये प्रश्न मिला हुआ है, यानी कि अमेरिका की खोज आप जानते हैं कि अमेरिका की खोज जो हुई थी, यानी कि उस सेंट कोलंबस ने उसका खोज किया था अमेरिका का। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में अमेरिका की खोज सेंट कोलंबस के द्वारा किया गया था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। तमिल महाकाव्य कौन है जिसको इलंगो ने लिखा था। तो इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन ए में जो दिया गया है, यानी कि शिल्पाधिकारम जो है, ये तेलुगु भाषा का एक महाकाव्य है। और नेक्स्ट है कि उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। और इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन है, और सही जवाब इसका है यानी कि 1835 में जो है कि एक अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को पारित किया गया था, अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए। और इसका अगला प्रश्न है कि कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतला और राजा किस राजा के जो है कि प्रेम की कहानी है। यानी कि कालिदास ने जो अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है उसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रेम की कथा है, और अभिज्ञान शकुंतलम में कुल 7 अंक हैं, यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है, और इसका सही जवाब यानी कि राजा दुष्यंत होगा। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने बताना है कि किस जो है कि ये लड़ाई में, यानी कि किस स्थान में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः जो है कि खर्च कर दिया था। यह अगला प्रश्न है। और यानी कि दक्कन में अंग्रेज ने जो औरंगजेब ने एक लड़ाई लड़ी थी, लंबी लड़ाई लड़ी थी, और उसमें जो है कि उसने अपने वित्तीय संसाधनों को काफ़ी ज़्यादा खर्च किया है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब यानी कि दक्कन होगा। और अब जानते हैं कि औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर के और 1707 तक रहा था। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि इसका 81 प्रश्न होगा, यहाँ से देख सकते हैं 87 यहाँ से प्रश्न है कि खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों के क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था। ये 87वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब है यानी कि इसे एकता के नाम से जानते थे। तो जबकि जो यहाँ पे एकता जो व्यवस्था थी, यानी कि जो एकता प्रणाली थी, वो प्रारंभ में इल्तुतमिश के शासनकाल में से शुरू किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। ये नेक्स्ट प्रश्न है, आप देख सकते हैं, यानी कि सही जवाब इसका हो जाएगा यानी कि संवाद कौमुदी जो है, ये एक समाचार पत्र था जिसे राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था, और ये बंगाली भाषा की पत्रिका थी जिसे 1821 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और इसका अगला प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्त लिखी थी। इसका सही जवाब क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं अमीर खुसरो इसके लिए सही जवाब है। अमीर खुसरो ने अमीर खुसरो थे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, और जिन्होंने प्रसिद्ध कविता लिखी थी, और जिसका नाम जो है कि यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि हस्त बहिष्त, ठीक है ना। तो अमीर खुसरो जो है कि एक इतिहासकार भी थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। ये अगला प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। काफ़ी प्रचलित नाम है, यानी कि हो ची मिन्ह जो है इसका सही जवाब होगा। और 1925 में हो ची मिन्ह ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो सही जवाब यानी कि इसका आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश का ये झील है, और कोलेरू झील जो है मीठे पानी का एक झील है, और जो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में स्थित है। तो इस तरीके से सही जवाब होगा इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात ये गोवा राज्य में स्थित है। गोवा में जलप्रपात कौन सा स्थित है, यानी कि दूध सागर जो जलप्रपात हैं ये गोवा में हैं, और यह जो है जलप्रपात ये गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कहाँ है, तो मांडवी नदी पर है। जबकि ऑप्शन में जो शिव समुद्रम जलप्रपात दिया गया है ये जो है कि कर्नाटका में है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जो मिट्टियों से इसका निर्माण जो होता है यानी कि सुंदरबन के डेल्टा के नाम से भी इसे जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत की खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? ये प्रश्न कल भी मिला हुआ था यानी कि पिछले सेट में भी ये प्रश्न मिला हुआ था और इसका सही जवाब यानी कि तिल जो है ये सही ऑप्शन इसके लिए है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि कौन सी मृदा उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई हैं और भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% क्षेत्र घेरे हुए हैं? ये अगला प्रश्न है और सही जवाब इसका हो जाएगा यानी कि जलोढ़ मृदा जो है। जानते हैं कि ये भारत की मुख्य मिट्टी भी है जलोढ़ मृदा और यह पंजाब से असम तक के विशाल मैदानों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की घाटियों और केरल के तटवर्ती भागों में भी इसका विस्तार पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी जो है कि एक बहुत अधिक उर्वरक मिट्टी है और इसमें जो है कि गहन कृषि की जाती है इन क्षेत्रों में जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह जो है, बौना ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? ये आप देख सकते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न है और सही जवाब है यानी कि मेकमेक जो हैं ये हमारे सौरमंडल का सबसे बौना ग्रह है और इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा। और इसका 97 प्रश्न देखते हैं यहाँ से कि देखिए इसका 97वां प्रश्न है कि किसे राइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क हैं? और सही जवाब इसका मैग्नीशियम होगा। हम जानते हैं कि जो मैग्नीशियम होता है यानी कि पौधों में हरा रंग देने वाला जो क्लोरोफिल होता है तो मैग्नीशियम भी उसमें उपस्थित रहता है और मैग्नीशियम का ये अयस्क जो है कि ये किसे राइट है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? और इसका सही जवाब यानी कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी है। और इस झील का उपयोग होता है मछली पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है? ये अगला प्रश्न है और पाकिस्तान जो है कि सिंध नदी पर डायमर भाषा का नामक बांध का निर्माण कर रहा है, जबकि इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन सी होगा। जबकि भारत के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगिट जो बल्टिस्तान के डायमर जिले में सिंधु नदी पर डायमर भाषा बांध बना रहा है वहाँ पे पाकिस्तान जो है। और इस बांध से लगभग 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी और 2028 तक इसे पूरा होने की उम्मीद है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? महादेव की पहाड़ियाँ जो हैं ये मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं और इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती हैं? नेपाल हिमालय से इसमें से कौन सी नदी नहीं निकलती हैं? और इसका सही जवाब है यानी कि नर्मदा नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है, जबकि नर्मदा नदी ये छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल जो पर्वत है और वहाँ उसके समीप अमरकंटक जो पठार है वहाँ से नर्मदा नदी निकलती हैं। 102वां प्रश्न इसका है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बांध है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यानी कि टिहरी बांध जो है ये जो कि उत्तराखंड में है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और टिहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में है और ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चाय और कॉफ़ी किस मिट्टी में उगाई जाती हैं? देख सकते हैं चाय और कॉफ़ी किस मिट्टी में उगाई जा सकती हैं? तो लेटराइट मिट्टी इसके लिए सही जवाब है। और लेटराइट मिट्टी में चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू और अन्य प्रकार की बागवानी फसलें की जाती हैं वहाँ पे। लेटराइट मिट्टी में लौह तथा सिलिका से समृद्ध होती हैं और इसलिए इसका लाल रंग पाया जाता है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? और इसका सही जवाब है यानी कि जो पंजाब राज्य है वो यमुना नदी के जल ग्रहण के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि महाद्वीपीय ताक उसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलद मरुमध्य स्थित है? टोरेस जलद मरुमध्य कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर इसके लिए सही जवाब है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरीके से हम इसमें ऑप्शन ई करेंगे यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर के उत्तर में बेरिंग जलद मरुमध्य भी हैं अगर इससे संबंधित बातों को देखा जाए तो। इसका 107वां प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं। 107वां प्रश्न इसका है सरयू जो है, देखिए यहाँ पे 107वां प्रश्न है कि सरयू किस नदी की सहायक नदी है? 107वां प्रश्न है और
इसका सही जवाब है यानी कि शारदा नदी की सहायक नदी जो है कि सरयू है। और सरयू नदी अयोध्या के निकट बहने वाली एक प्राचीन नदी है। तो इस तरीके से हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिथनकोटा में ये किस नदी में मिल जाती हैं। ये ऑप्शन है आपके सामने और आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा यानी कि सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट जो हिमानी से निकलती हैं और सिंधु नदी उत्तरी भागों में विशाल गार्ज बनाती हैं और कैलाश पर्वत को कई बार ये पार करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि देख लीजिए, यहाँ अगला प्रश्न है कि होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। और इसका सही जवाब है यानी कि ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। और ये जो जलप्रपात हैं तमिलनाडु के धर्मपुरी में हैं और ये कावेरी नदी पर स्थित हैं। जबकि भारत का सर्वाधिक ऊंचा जो जलप्रपात है यानी कि कुंचिकल जलप्रपात हैं और ये शिमोगा में है यानी कि कर्नाटक में स्थित हैं। नेक्स्ट है कि कदम बांध कदम नदी और किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए, कदम जो बांध है वो कदम नदी और गोदावरी के संगम पर स्थित हैं और ये किस राज्य में है। तो तेलंगाना राज्य में स्थित है ये भारत के। ये अगला जो प्रश्न देखिएगा, अब ये पॉलिटी से प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग यानी कि संघ एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित हैं। संघ और राज्यों के बीच का संबंध किस भाग से है। तो भाग 11 इसके लिए सही जवाब है और इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंधों को दिखलाया गया है। भारत की जो संघीय प्रणाली है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। यानी कि भारत में जो न्यायिक प्रणाली एकीकृत हैं और अर्थात न्यायपालिका की जो शक्ति होती है संघ और राज्यों के मध्य विभाजन उसको नहीं किया गया है। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव ये किस देश से लिया गया है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है। हम जानते हैं कि जो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है अनुच्छेद 368 में इसका जिक्र किया गया है। और ये किस संविधान से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 21 से जो है कि ये जीवन के अधिकार से संबंधित है। और आप ये भी जान सकते हैं कि किसी भी आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे। प्रोटेम स्पीकर कौन थे यानी कि इसका सही जवाब यानी कि कमलनाथ थे। और इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं ज़रा इसके विषय में जान लीजिए। तो जब आम चुनाव होते हैं तो उसके बाद राष्ट्रपति क्या करता है कि लोकसभा के सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उसको प्रोटेम स्पीकर के नियुक्त के रूप में उसे नियुक्त करता है। और प्रोटेम स्पीकर का ये कहाँ से लिया गया है यानी तो ये फ्रांस से लिया गया है ये जो प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या बताना है कि कितने वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पे बना रहता है। तो इसका सही जवाब है यानी कि या तो 6 वर्ष की अवधि के लिए या फिर अपने 65 वर्ष की आयु के लिए पूरी होने तक अपने पद पे बना रहता है। और इसका अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। भारत में जो वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से है। अब आइए देखते हैं यहाँ से काफ़ी आसान सा प्रश्न है यानी कि 117वां जो प्रश्न है यानी कि 117वें प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संसद ने किस वर्ष नागरिकता संशोधन विधेयक को पारित किया था। तो इसका सही जवाब यानी कि 2019 में इसे पारित किया गया था। और ये भारतीय जो नागरिकता अधिनियम जो बनाया गया था 1955 में उसे संशोधन करके यानी कि 2019 में इसे पारित किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या यानी कि अधिकतम नहीं हो सकती है यानी कि 250 से अधिकतम नहीं हो सकती हैं। और राज्यसभा एक जो है उच्च सदन है और ये कभी भंग नहीं होती हैं। नेक्स्ट है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। ये 119वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो है इन दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है। और संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और कितने मूल कर्तव्य जो है कि निर्धारित किए गए हैं। काफ़ी आसान सा प्रश्न है यानी कि 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 जो है कि मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये देखना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। 121वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि
इसमें कथन जो सही है यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, यानी कि न्यायपालिका जो होती है वो देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती हैं। इधर के जो प्रश्न है काफ़ी आसान है और हम तेज़ी से इसका जिक्र करते चलेंगे क्योंकि समय भी कम है और वीडियो काफ़ी लंबा भी ना हो, ये भी ख्याल रखना है। और देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। तो देखिए संविधान में संशोधन करने से इसका संबंध है और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये अगला प्रश्न है और आप देख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है। तो देखिए 51A में इसे जोड़ा गया है और 42वें संशोधन 1976 के तहत भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है और भारत के जो गोवा राज्य हैं यानी कि भारत के केवल गोवा राज्य में ही समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। और इसका सही जवाब है यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इस तरीके से ऑप्शन ई राइट आंसर है। और इसका अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ से कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के यानी कि संवर्धन से संबंधित हैं। तो 43B में इसका जिक्र किया गया है। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत यानी कि जो संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया था और संपत्ति के अधिकार को अब 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को संपूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति देने वाले देश के रूप में वर्णन करता है। यानी कि सही जवाब इसका संप्रभु है, यानी कि जो संप्रभु शब्द हैं वो भारत को एक पूर्ण राजनीतिक और स्वतंत्र देशों का के रूप में वर्णन करता है उसका। और नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है। भारत के महान्यायवादी से संबंधित ये अनुच्छेद हैं और महान्यायवादी का जो पद होता है एक प्रकार का संवैधानिक पद होता है। और अगला प्रश्न है कि संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक ये बताना है कि किस किस सहमति के लिए उनके समक्ष जो है कि प्रस्तुत किया जाता है। और सही जवाब इसका है यानी कि राष्ट्रपति के सहमति के समक्ष उनके लिए प्रस्तुत किया जाता है। 31वां प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती हैं और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती हैं। और इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन बी है। ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी जो हैं और सेबी की स्थापना हुई थी 1928 में 12 अप्रैल को और इसे एक यानी कि और सेबी का जो मुख्यालय है यानी कि मुंबई में बनाया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है इसका अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार यदि दावे का मूल्य ये बताना है कि कितने रुपए तक रहेगा तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में उसकी शिकायत की जा सकती है। तो इसके लिए 20 लाख रुपया की राशि निर्धारित की गई है। अगर इतना का कोई मामला हो तो वो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में उसकी शिकायत की जा सकती हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वे अस्थियाँ जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती हैं तो बैंक उसे संदिग्ध अस्थि के रूप में वर्गीकृत करता है। यानी कि यहाँ पे संदिग्ध को भरने से ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और 134वां इसका प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र में के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या होता है। ईपीएफ जो होता है यानी कि कर्मचारियों को जो ईपीएफ का लाभ मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ईपीएफ का में पी का क्या मतलब होता है। तो देख लीजिए जो पी होता है यानी कि वो प्रोविडेंट को ये निर्देशित करता है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। जबकि ईपीएफ का जो पूरा नाम होता है यानी कि उसको हिंदी में हम जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि, और जबकि हिंदी में उसको कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। तो इस तरीके से प्रोविडेंट आप देख सकते हैं यहाँ से कि प्रोविडेंट से संबंधित होता है और ये है प्रोविडेंट। इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के चालू खाता शेष को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है। 135वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि जो राजस्व आय होता है वो चालू खाता शेष को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब इसके लिए 24 दिसंबर है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। और इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी आसान सा प्रश्न है और 1935 इसके लिए सही जवाब होगा।
और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ये अगला प्रश्न है, कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से देखिए प्रश्न कुछ कट रहा है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं 138 का सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो कथन दिया गया है, यानी कि राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति और ब्याज दर से संबंधित हैं, ये कथन जो है कि सही नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ से अगला प्रश्न है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस जो है उसके माध्यम से न्यूनतम कितनी राशि प्रेषित की जा सकती है। अगला प्रश्न इसका ये 139वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है, यानी कि इसमें से जो मूल्य निर्धारित किया गया है तो वो जो है कि 2 लाख की राशि प्रेषित की जा सकती हैं इसमें से, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 140वां प्रश्न है कि एसएलआर उस धन राशि का निर्धारण करती हैं जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती हैं, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती हैं। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या होता है। 140वां है और एसएलआर जो है कि इसका पूरा जो नाम होता है यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, यानी कि सही जवाब इसका यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 141वां प्रश्न आप देखते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो ये इसको जो है कि हम जीडीपी के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे हम सकल घरेलू उत्पाद के भी नाम से जानते हैं। और जीडीपी के द्वारा ही किसी देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है या उसको अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो अर्थव्यवस्था कितनी डेवलप हो रही है या उसकी स्थिति क्या है। फिलहाल अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा यानी कि किस संसद के द्वारा उसे पारित किया गया था, जो LIC है यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम है। तो आप देख सकते हैं और इसका सही जवाब है कि 1900 संसद द्वारा जो 1956 में जो पारित किया गया था इसे भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम को। और यहाँ से 143वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। इसको जो है कि हम मुद्रा जमा अनुपात के नाम से जानते हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में माना जाता है। और इसका सही जवाब है यानी कि जो अल्फ्रेड यानी कि जो मार्शल हैं इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में मानते हैं। 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया था। इसका सही जवाब क्या है, यानी कि इसमें GST को लागू किया गया था, यानी कि वस्तु सेवा कर 1 जुलाई 2017 को। और GST की जो रेट है यानी कि 0% है, फिर 5%, 12%, 18% और 28%, यानी कि इसमें 5 जो है कि स्लैब बनाए गए थे, 0, 5, 12, 18 और ये 28%। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि विनिमय नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति ये बताना है कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी कि फेरा द्वारा प्रदान की गई थी, जिसके बाद में एक अधिक व्यापक विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसमें बताना है कि इसमें से ये वैधानिक शक्ति किसके द्वारा, यानी कि सही जवाब इसका है यानी कि 1947 के वैधानिक शक्ति 1947 के विदेशी मुद्रा विनिमय के द्वारा प्रदान की गई थी। सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। और 147वां प्रश्न है कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण ये कब प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब है 1950-51 में भारत में जो है कि पहला आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया गया था। और भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज होता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि जब सरकार करों की कमी करती हैं और सरकारी व्यय को बढ़ाती हैं तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति को हम क्या कहते हैं। तो इसे विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहते हैं, यानी कि सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और 149वां प्रश्न है कि केलकर समिति 2015 किससे संबंधित है। केलकर समिति यानी कि 2015 जो आई थी, यानी कि वो अवसंरचनात्मक विकास के PPP मॉडल पे आधारित थी। और PPP का फुल फॉर्म जो होता है यानी कि सार्वजनिक निजी साझेदारी होता है, यानी कि इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के स्थापना का प्रस्ताव रखा था। किस बैंक के स्थापना नहीं यानी कि स्थगन लिखा हुआ है, किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था। तो इसका सही जवाब है यानी कि लक्ष्मी विलास बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा गया था नवंबर 2020 में। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। तो ये हमारा 8वां टेस्ट सीरीज था 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक रिक्वेस्ट और आपसे और है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अब वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रा अपने कमेंट में अपने शहर यानी कि आप जहाँ से देख रहे हैं वीडियो को थोड़ा सा आप कमेंट में कीजिएगा, ताकि हम ये देखना चाहते हैं कि वीडियो कहाँ कहाँ तक के लोग देख रहे हैं। इसमें अधिकांशतः जो है कि हमारे बिहार के लोग होंगे।